स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग करेंगे कहाँ से, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल ना यार बहुत बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है, मैंने सुना है, ठीक है ना, और करने में भी गलती कर रहे हैं। तो एक फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं बायोमोलिक्यूल का। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट की बात है, कार्ब्स है। और इसमें कार्ब्स में सबसे पहली बात क्या है, मैं दोबारा बता दूं, मैं अभी जो रिवाइज करवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस बार के एग्जाम को देखते हुए करवा रहा हूँ। इस बार के एग्जाम्स को देखते हुए कि इस एग्जाम में क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्या बन रहा है, उसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं और मेन उसमें एल्डिहाइड या कीटोन होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड का मतलब है दे हैव सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। मोनोसेकेराइड जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दो मोनोसेकेराइड हैं। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। जो भी चीज मुझे लग रही है जहां से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा, मैं वो चीज बताऊं। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अब बताते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की बात। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करके छोटे 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स मिल पाते हैं, 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक मिल पाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है माल्टोस का। माल्टोज में 2 ग्लूकोज मिलते हैं, ये डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सब डाइसैकेराइड है, इन सब में से 2 मिलते हैं। देखो कुछ नई चीज बता रहा हूं, ट्राइसैकेराइड, रैफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है। ट्राइसैकेराइड मतलब इसमें 3 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज है, नई चीज है। टेट्रासैकेराइड है स्टाइकोनोज, स्टाइकोज एक जिसमें 4 यूनिट्स मिलते हैं, सिंपलर यूनिट्स मिलते हैं, उसे स्टाइकोस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स मिलते हैं, जिसके यील्ड से पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं, दे आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। इसका एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। के बाद इधर कुछ एग्जांपल्स हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, इसमें से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है और फ्रक्टोज मिल रहा है, जो C1C2 लिंकेज से जुड़ा हुआ है। C1C2 लिंकेज याद रखना, C1 मतलब पहला ग्लूकोज है और C2 मतलब दूसरा फ्रक्टोज है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ये MCQ का क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद माल्टोज है, माल्टोज में क्या मिल रहा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल रहा है, ये भी याद रखिएगा, डी ग्लूकोज है ये। और ये C1C4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका C1 और उसका C4, ठीक है ना। लैक्टोज है, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलता है, C1C4 है। ग्लूकोज सेलुलोज है, सेलुलोज बहुत सारे डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज के आपस में C1C4 से बनते हैं। इसी तरह से स्टार्च है, स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। एमाइलोज में क्या होता है, लीनियर C1C4 होते हैं, इसमें भी लीनियर C1C4 होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉस लिंक भी है, और वो क्रॉस लिंक C1C6 की है, यहाँ पर क्रॉस लिंक नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये वाटर सॉल्युबल है और ये वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी वजह से ये ब्रांच्ड पॉलीमर भी कहलाता है। और चौथी बात, ये स्टार्च में 20% के आसपास होता है और ये स्टार्च का 80% होता है। ये स्टार्च का 80% होता है, ठीक है ना। तो जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम एक फुल स्पीड से बता रहा हूँ भाई, एकदम बहुत छोटी छोटी चीज, जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा, आप लोगों का बहुत समय नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है ना। तो जो बता रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट है और इस साल को मद्देनजर रखे है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कैसे बनता है। सुक्रोज से बन सकता है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन ये 2 चीजों की प्रिपरेशन में आ सकता है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन में भी और फ्रक्टोज की प्रिपरेशन में भी। वहीं पर ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च। पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब है बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं उससे स्टार्च बनता है, और इसी तरह से बहुत सारे स्टार्च को तोड़ते हैं तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना बेटा, मतलब ये ना चीज मैंने स्लाइड्स जो बनाई है ना हर चैप्टर की ऐसे बनाई है, मैं डेली बेसिस पर आपको ये पढ़ाऊंगा रोज रात को 9 बजे। बस आज रात को थोड़ा लेट हो गया, फर्स्ट डे था, क्योंकि मुझे 2 बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हम भी आ रहे हैं, प्लीज मत शुरू करिएगा, तो उनके चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना आज मैं जल्दी करता। हर दिन मैं डिट्टो एग्जैक्ट 9 बजे शुरू कर दिया करूंगा, बस आज की ही प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ठीक है ना। हर रोज हम इसको 9 बजे एग्जैक्ट शुरू करेंगे। और ये मैंने जो स्लाइड्स बनाई है मैं दोबारा आपको बता दूं, ये मैंने स्लाइड्स सिर्फ इस बार के पेपर को देखकर बनाई है, तो इसीलिए आप लोग बहुत सोच समझ के इनको तो रट लीजिएगा जो बनाई है, ठीक है ना। अगला क्या है, एविडेंस इन फेवर ऑफ एबव स्ट्रक्चर। जो एबव स्ट्रक्चर मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का 2 तरह का स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है और क्लोज चेन है। तो जो ओपन चेन को सपोर्ट करता है वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं पहला, ऑन हीटिंग विद प्रोलॉन्ग हीटिंग विद एचआई के साथ हीट करने पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन कैसा है, इस तरह का है। ध्यान से देखना मेरी बात को बेटा, इस तरह से है, बीच में टोटल 4 कायरल कार्बन है, ठीक है। OH OH OH, सिर्फ एक ऊपर से तीसरे कार्बन का OH थोड़ा सा उल्टा है, टेढ़ा है, ये वाला का उल्टा है, बाकी सब सेम। अच्छा एक और बात, ग्लूकोज में टोटल 4 ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, पूछ सकता है एमसीक्यू में। उसके अलावा ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, 3D आइसोमर 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, मतलब 16 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, 16 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को, ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए 6 रिएक्शन है, आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं। एक, जब HI के साथ प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो ये बनता है एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन। इसके अलावा दूसरा, जब मैं NH2OH का मतलब हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये बनाता है साइनोहाइड्रिन। देखिए कैसे, ये NHO और H2 चला जाता है और बच जाता है CH डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है। और इसी तरह से जब इस CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और CN कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैसे, CHCN, मतलब एक CH CN भी आ जाएगा और OH भी आ जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम है बच्चों ऑक्साइन साइनोहाइड्रिन, इसका नाम साइनोहाइड्रिन और इसका नाम ऑक्साइन, ये 2 कंपाउंड है, ये बना है। ये क्या शो करते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप शो करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप। ये दोनों रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन की है, कार्बोनाइल कार्बन, इससे ये पता लगता है इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन है, दोनों रिएक्शन से। तो पहली वाली रिएक्शन, अच्छा देखो मल्टीपल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में, क्या पूछ सकता है पेपर में, ये तो पूछ ही रहा है भाई 10 सालों से कि HI के साथ रिएक्शन बताओ, 10 साल हो गए ये पूछते पूछते भाई। NH2OH के साथ रिएक्शन बताओ या HCN के साथ क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिए, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, ये तो पूछ ही रहा है। नया क्या बन सकता है, नया ये बन सकता है कि बोल दे कि HI के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो एनहेक्सेन बनता है, उसने बोल दिया क्वेश्चन, नया टाइप का क्या बनना बोल दिया। फिर वो बोलेगा कि इससे क्या पता लगता है, इससे क्या इन्फ्रेंस मिलता है, मतलब जब HI के साथ वो एनहेक्सेन बनता है तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि उसके 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। नए तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में बोल देगा ये NH2OH के साथ ऑक्साइन बनाता है, ये रिएक्शन भी दे दे शायद, फिर पूछे इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है इसके अंदर, इससे ये पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इससे ब्रोमीन वाटर वाले से क्या पता लगेगा, तो ब्रोमीन वाटर वाले से पता लगेगा, ये दोनों रिएक्शन एक जगह थी, हाँ ये रहा, ध्यान से देखना, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो उससे मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड मतलब CHO से क्या बनेगा COH, एक COH, याद रखिएगा एक COH, एक एसिड,
और अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब HNO3 के साथ स्ट्रॉन्ग, तो 2 CH मिलेंगे, 2 CH मिलेंगे। ठीक है, एक एक से बताता हूं क्या होता है। पहले दोबारा बता देता हूं, दोबारा ग्लूकोज को अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडेशन करता हूं ब्रोमीन वाटर के साथ तो मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब एक COH है, पेपर में आएगा। से क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप था। एल्डिहाइड ग्रुप के माइल्ड ऑक्सीडेशन से सबको पता है एसिड मिलता है। अगर इसी का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। अच्छा, इससे क्या पता लगा? इसमें 2 COH है, ऊपर वाला और नीचे वाला। इससे क्या पता लगा कि एल्डिहाइड तो है और सबसे नीचे जो 1 डिग्री अल्कोहल था वो भी एसिड में चेंज हो गया, 2 एसिड में चेंज हुआ। इससे पता लगा कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एक 1 डिग्री अल्कोहल है। दो चीजें हमें पता लगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पे आता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करता हूं तो पेंटा एसीटेट मिलता है। पेंटा एसीटेट मतलब 5 OH ग्रुप मिलते हैं। ठीक है ना? तो दोबारा बता रहा हूं, नए तरह का क्वेश्चन क्या बन रहा है? नए तरह का क्वेश्चन बन रहा है, पेपर में दे दिया, एक एक्सट्रैक्ट दे दिया कि एसिटाइलेशन के साथ ये बन रहा है पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, या फिर ये रिएक्शन एज इट इज दे दी और कहा इससे क्या इन्फ्रेंस मिल रहा है। 4 ऑप्शन है। इससे पता लग रहा है इसमें 6 कार्बन स्टेट में, इससे पता लग रहा है इसमें एक CHO नहीं, इससे ये पता लग रहा है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ये नए तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। वही हमारा पर्पस है, रोज रात को ऑनलाइन जुड़ना और आप लोगों को नए क्वेश्चंस बताना कि हाँ भाई ये नया क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। उसके बाद ग्लूकोज का ये तो भैया आएगा ही आएगा इस बार। ग्लूकोज का करेक्ट नेम क्या है? D प्लस ग्लूकोज। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, बच्चा ना D प्लस ग्लूकोज में सोचता है D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। गलत जवाब। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लस का तो D का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये सबसे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 कार्बन है, 1, 2 और तीसरा ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ये है, आप लोग देख लीजिए, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। फिर ये इसका मिरर इमेज बन रहा है। इसका मतलब सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में या तो OH इधर हो सकता है या तो OH इधर हो सकता है। तो अगर OH इधर की तरफ है, राइट साइड में, तो उसे कहते हैं प्लस, उसे कहते हैं प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला। और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो उसे कहते हैं माइनस मतलब लीवो रोटेटरी वाला। आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी बात को समझिए। अगर प्लस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और माइनस है तो लीवो रोटेटरी। हमेशा प्लस माइनस ही डेक्स्ट्रो लीवो को शो करेगा। अगर डी और एल शो करेगा नहीं, वो छोटा डी और छोटा एल होता है डेक्स्ट्रो लीवो का। कभी भी बड़े से नहीं शो किया जाता, हमेशा छोटे डी और एल से शो किया जाता है या प्लस माइनस से शो किया जाता है। तो प्लस से आगे इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो है। तो जो भी OH राइट साइड में होगा, सबसे नीचे वाले ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का OH राइट साइड में होगा, मतलब इसके साथ, इसको कई बार अल्फा ग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं और इसे बीटा भी कहते हैं, इसके साथ रिजेंबलेंस शो करेगा, उसे डी फैमिली कहेंगे। और लेफ्ट साइड होगा तो उसे एल फैमिली कहेंगे। तो भैया आज की बड़ी बात में से एक और बात यहां से मुझे क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि डी प्लस ग्लूकोज क्यों कहते हैं। तो डी का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे एमसीक्यू में। डी का मतलब है कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब कि OH राइट साइड में है या OH लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर राइट साइड में इसलिए डी, अगर लेफ्ट साइड में होता तो एल। और प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कौन सपोर्ट करता है? ठीक है, हमने ओपन चेन बता दिया, ओपन चेन बता दिया। अब साइक्लिक की बात करते हैं। अब साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बड़े क्लियर शब्दों में ये जो पॉइंट्स है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है कि डेस्पाइट, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इंपॉर्टेंट, रट लो। डेस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, ग्लूकोज डज नॉट शो। क्या क्या नहीं शो करता? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। क्या क्या नहीं शो करता? 2,4-DNP नहीं शो करता, एक। स्किप्स टेस्ट नहीं शो करता, दूसरा। और उस डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन विद NaHSO3, तीसरा ये नहीं शो करता। और लास्ट चौथा, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन, ये नहीं करता। पेंटा एसीटेट उसका हाइड्रोक्साइलामाइन नहीं बनाता। ये 4 क्रॉस जो मैंने मारे हैं, ये 4 रिएक्शन ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। इस जो यार ये ढुके, ये चार स्ट्रक्चर है, क्रॉस मारे हैं, ये 4 नहीं दिखाता। और यहां से एक बहुत ही मुझे लग रहा है एमसीक्यू बनता हुआ, हैपनिंग एमसीक्यू बनता हुआ नजर आ रहा है कि बोलेगा कि ग्लूकोज का लिख लो, आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आके चेक करोगे, अपने हाथ सर मारोगे, सर आपने ये बताया था।
आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, विच स्ट्रक्चर इज नॉट शोन बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या विच स्ट्रक्चर इज नॉट शोन बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये चार में से ये चार याद रखना, नहीं दिखाता, नो नो, डज नॉट गिव, डज नॉट गिव। कौन कौन सा नहीं दिखाता, 2,4-DNP नहीं दिखाता साइक्लिक स्ट्रक्चर, स्किफ्स नहीं दिखाता, और NaHSO3 नहीं दिखाता तीसरा, और चौथा उसका पेंटासिटेट वाला जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। बाकी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अब नीचे वाली लाइन आपको पता ही है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपको बोर्ड में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ये वाला OH जाता है यहाँ पर, और यहाँ से अब नया वाला OH यहाँ पे भी बन सकता है, नया वाला OH यहाँ पे भी बन सकता है, और यहाँ से बनता है हमारा 2025 का पहला फर्स्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। क्या श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वहां का बनता हुआ कि ये जो ग्लूकोज के दो फॉर्म्स है ना बेटा, ये दो फॉर्म्स तुम कहोगे सर एकदम डिट्टो है, ये तो सेम, यस पूरा स्ट्रक्चर सेम है यार, बस एक अंतर है, क्या, C1 पर। C1 देखो जरा, कार्बन फर्स्ट कार्बन का OH उधर है, इसके फर्स्ट कार्बन का OH इधर है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, यस ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, और इसी को कहते हैं एनोमर्स। तो ये खास तरह के आइसोमर है, और ये पहला श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है 2025 का, आज की शाम का। इसको याद रखना, इसे हेमी एसिटाइलेशन कहते हैं। हेमी एसिटाइल मतलब एक ही कार्बन पर एथर भी है, OH भी है, OH, और एक ही कार्बन पर अल्कोहल भी है, हेमी एसिटल बनना, और इस हेमी एसिटल के बनने को हेमी एसिटाइलेशन कहते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हुआ इसलिए इसे इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटाइलेशन भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटाइलेशन। अगला टॉपिक क्या है, ये भैया पायरान पर बेस्ड है, इसलिए इसको पायरानोस कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट नेम ग्लूकोपायरानोस है। इसके अलावा म्यूटा रोटेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये नीट में आया है क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है म्यूटा रोटेशन, और क्योंकि आप जानते हैं जेई हो, नीट हो, CBSE हो, अब सब एक ही NTA करवाता है, तो बहुत अच्छे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। स्पॉन्टेनियस स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब अल्फा का चेंज होना, बीटा का चेंज होना, दोनों एक पर्टिकुलर रोटेशन पर आके रुक जाए, उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और एक और बात, ये जो भी PDF होगी हर क्लास के बाद मैं ग्रुप्स में शेयर कर दिया करूंगा मॉर्निंग में, आप बेफिक्र होके इसमें से उतारना कुछ नहीं है, हर चैप्टर का मेरा जो ऐसा बना हुआ है आई विल शेयर इट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, आप लोगों को सुबह ही मिल जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आपको जैसा लगे वो आप लोग मुनासिब कर दीजिएगा, ठीक है। Equilibrium value is called muta rotation. For example, the specific rotation of freshly prepared solution alpha D glucose falls from इतना, उसका 111 से 52 होता है, और उसका 19 से 52 होता है, मतलब इसका अल्फा वाले का 111 डिग्री होता है, बीटा वाले का 19.2 डिग्री होता है, ये कम होता है ये बढ़ता है, और दोनों रुकते हैं 52.4 डिग्री पर, और इसीलिए इसको कहते हैं म्यूटा, म्यूचुअल रोटेशन, आपस का रोटेशन। इसका फ्रक्टोज की बारी आ जाती है, तो फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोस है, वो क्या था, एल्डोहेक्सोस, मतलब एल्डिहाइड था, और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, ये कीटोन है और 6 कार्बन हेक्सोस है। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज से मिलता है। और एक और बात बता दूं, जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर क्या था, मुझे बताइए आप लोग, ग्लूकोज का पॉलीमर था स्टार्च, इसी तरह से फ्रक्टोज का पॉलीमर कौन है, इन्यूलिन है, इन्यूलिन, ये भी क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरान पर बेस्ड है, इसलिए इसको फ्यूरान कहते हैं, और जी हाँ ये भी पहला कार्बन, और इसका पहला कार्बन जरा नोट करिए, इसका OH इधर है, उसका OH उधर है, ये दोनों भी हैं एनोमर्स, ये भी एनोमर है। और क्योंकि लिवो रोटेटरी कंपाउंड है भाई साहब, बॉस ये लिवो रोटेटरी कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा, D माइनस फ्रक्टोफिरा, D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस इसका नाम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर D वही है मेन, D कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका भी जो OH है लास्ट वाला वो राइट हैंड साइड में ही है, पांचवे का OH यहाँ पे OH था जो बन चुका, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस का मतलब बस यहाँ पर लिवो रोटेशन है, उसका डेक्स रोटेशन था तो प्लस था, इसका लिवो रोटेशन है तो माइनस है। उसमें याद रखिएगा भैया, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से था, 6 मेंबर का था, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसके साइक्लिक मेंबर में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा ये अंतर है। इसके बाद भैया कंपैरिजन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्ट है जो आपके सामने लाया हूं मैं। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये आपको करना है, ये वाले पॉइंट्स जो मैं कह रहा हूँ।
इथाइल अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल को अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए कि मेरे पास एक कंपाउंड है ए, ध्यान से सुनो, नए तरह का क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है ए जो क्या है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी है, बता नहीं रहा एल्डोज है या कीटोज है, और कह रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ सॉल्युबल है, तो आप तुरंत समझ जाओ ये तो कीटोन है भैया, मतलब फ्रक्टोज है। और कहेगा उसी का एक आइसोमर है बी जो इथाइल अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, तो जो इनसॉल्युबल है वो ग्लूकोज है, जो सॉल्युबल है फ्रक्टोज है। जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको, सुन लो मेरी बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ब्रोमीन वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड देता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग के साथ सैक्रिक एसिड देता है। भैया ब्रोमीन वाटर के साथ ये कोई रिएक्शन ही नहीं देता, क्योंकि ये कीटोन होता है और कीटोन माइल्ड ऑक्सीडेशन देता ही नहीं। और नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि कीटोन आप जानते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड देते हैं, ये टूट जाता है ग्लाइकोलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना मिक्सचर ऑफ एसिड देते हैं। रिडक्शन करने पे, यस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिडक्शन करने पे सॉर्बिटॉल देता है, सॉर्बिटॉल, और ये देता है सॉर्बिटॉल के साथ मैनिटॉल, ये आप लोग लर्न करेंगे। ये नहीं करना, मॉलिश रिएजेंट नहीं करना, फेलिंग्स रिएजेंट करना है। फेलिंग रिएजेंट के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, ये भी रेड प्रेसिपिटेट देता है। जी हाँ, फेलिंग्स और टॉलेन दोनों के साथ ये दे देते, तुम कहोगे सर ये तो कीटोन है। याद करो मैंने क्या कहा था, ये तो कीटोन सर, ये कीटोन है, ये कैसे दे रहा है टॉलेंस और फेलिंग्स। तो मैंने कहा था जो भी क्या होते हैं, याद करो, मोनोसेकेराइड वाले कीटोन होते हैं, वो रिवर्सिबल होकर रीअरेंज होकर बन जाते हैं ग्लूकोज, बन जाते हैं एल्डिहाइड, और काम बना देते हैं हमारा चौका। इसके बाद फिनाइल हाइड्राजीन वाला भी करना है, ये ओसाजोन बनाता है, ये भी ओसाजोन बनाता है, ओसाजोन एक कॉम्प्लेक्स है जो ये बनाते हैं। के बाद आते हैं सुक्रोज के ऊपर, थोड़ा सा सुक्रोज के हम बात बता दूं बस। सुक्रोज की एक बात है कि सुक्रोज का अपना नेचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो, बट जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है ना, तो इससे मिलता है एक डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और एक लेवोफ्रक्टोज। तो लेवोफ्रक्टोज का रोटेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बन जाता है लिवोरोटेटरी, सॉल्यूशन बन जाता है लिवोरोटेटरी। तो पहले ये क्या होता था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है सुक्रोज, परंतु हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है, एक डेक्स्ट्रोग्लूकोज और एक लीवोफ्रक्टोज, और लीवोफ्रक्टोज का रोटेशन ज्यादा होता है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन लीवोरोटेटरी बन जाता है, ओवरऑल सॉल्यूशन लीवोरोटेटरी बन जाता है। इसकी वजह से, इसके नेचर की चेंज की वजह से, डेक्स्ट्रो से लीवो की चेंज की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या कहते हैं इसे, इन्वर्ट शुगर। इसके बाद लैक्टोज पे आ जाते हैं। लैक्टोज ये मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, डाइसैकेराइड है। किसका डाइसैकेराइड है, पहले स्लाइड में लिखा हुआ है हमारे। स्टार्च के बारे में हमने पढ़ लिया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन सब के बारे में पहली स्लाइड में पढ़ लिया। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। तो पेपर में यहाँ से मुझे लग रहा है एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च, इनमें से चारों को, किन में किन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा है, बल्कि उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड है। भाई एक पार्ट छोड़ के जा रहा हूं जिसमें आप लोग, मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी है। ब्रोमीन वाटर एंड ये मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली चीजें, ठीक है ना, ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। पेंटाएसिटेट डेरिवेटिव वाला भी बता चुका हूं, मतलब ये आप लोगों ने करा हुआ है। ये अभी अभी मैंने बताया, जब NaHG डाल देते हैं तो ये रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन पे सारे OH लग जाते हैं ऊपर से नीचे, सॉर्बिटॉल सब में लग जाते हैं, OH 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 सॉर्बिटॉल। ये एक चीज आप जरूर करिएगा, मैंने आपको बता दिया है। और एक नीचे वाला नया, ये यहां से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जाइमेज, चार ऑप्शन आएंगे, जाइमेज, एक ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर दे। जी हाँ, जाइमेज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ब्रिलियंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है। आ जाते हैं प्रोटीन पर बच्चों, समय बर्बाद ना करके। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं भैया अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर, सिंपल बात, अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। भैया एसेंशियल कौन, जरूरी दोनों होते हैं, जो हमारा शरीर बना लेता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल। जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, सिर्फ बाहर डाइट से ही मिल पाएगा, वो एसेंशियल। दोबारा बता रहा हूं, जरूरी दोनों होते हैं, हमारा शरीर जो बना लेता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल। हमारा शरीर नहीं बना पाता, बाहर से ही लेना है, एसेंशियल। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है,
एसेंशियल नॉन एसेंशियल का। वैसे तो दो दो याद कर लो आप लोग, मैंने आप लोगों की कॉपी में लिखवाया हुआ, तब भी कोई बच्चा बहुत अबव द लाइन जाना चाहता है वो इसको ध्यान कर ले। यहाँ पर एक ये अगर टफ थोड़ा सा पेपर आता है तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार एक, ये अगर थोड़ा सा टफ एंड पे पेपर बने तो मुझे यहाँ से अगर 2025 दोबारा लिखना पड़ रहा है तो मैं इधर ही लिखूंगा और कहीं नहीं लिखूंगा। पहले लिख चुका हूँ एक जगह, दूसरी ये लिख रहा हूँ। ऐसे दो अल्फा अमीनो एसिड जो एसिडिक है, टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है। क्या होता है इधर अल्फा अमीनो एसिड में, इधर होता है COH, इधर होता है NH2, इधर होता है H, इधर होता है Z। ये Z कुछ भी हो सकता है, Z कुछ डिफरेंट ग्रुप हो सकता है जो NH2 H और COH से अलग हो। तो अलग अलग ग्रुप के बेसिस पर ऐसे 20 अल्फा अमीनो एसिड है, पर एक बार ऐसा होगा कि ये H हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इकलौता ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसके अलावा बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, ध्यान रखना। तो 19 बाकी अल्फा अमीनो एसिड एक्टिव है ग्लाइसिन को छोड़कर। ये तो ये क्वेश्चन आसान पेपर बनेगा तो ये आएगा। परंतु Z के बेसिस पर ये हो सकते हैं एसिडिक, Z के बेसिस पर ये हो सकते हैं बेसिक, Z के बेसिस पर ये हो सकते हैं न्यूट्रल। एसिडिक सिर्फ दो ही है, दो ही है ऐसे। कौन कौन से? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दो ही हैं ऐसे। दोबारा सुनो, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये दो ही ऐसे अल्फा अमीनो एसिड है जो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है 20 में से। और ये दोनों बच्चे नॉन एसेंशियल हैं, हमारा शरीर खुद बना देता है। क्या मस्त चीज बताई है, एकदम मस्त क्रीम बता रहा हूँ, एकदम मेन चीज बता रहा हूँ सारी, above the line, एकदम मेन चीज। हाँ भाई, ये कैसे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कोई बकवास चीज नहीं। जो स्लाइड बनाई है एकदम मेन चीजों की स्लाइड, कोई बकवास चीजों की स्लाइड है ही नहीं, क्रीम चीजों की स्लाइड। ये कैसे रहते हैं? ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं। एसिड वाला H+ दे देता है, बेस वाला H+ ले लेता है, और ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, और इसको कहते हैं ज़्विटर आयन। इसको कहते हैं ज़्विटर आयन या फिर बाइपोलर आयन। ठीक है, तो बाइपोलर आयन में क्या होता है? ये होता है बाइपोलर आयन में ये COH, ये NH2, ये H और ये Z। तो ये H+ दे देगा तो बन जाएगा CO-, और ये H+ ले लेगा तो बन जाएगा NH3+। इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है आगे, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। तो बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे, ये H2 देगा, ये H देगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे COH। ठीक है, यहां से एक और MCQ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है बनता हुआ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा है कि आप कहोगे हाँ सर यहाँ से बन क्या रहा है। तो यहाँ से भाई साहब बॉस ये बन रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में जो लिंकेज होता था वो लिंकेज होता था ओ लिंकेज। इसको कहते थे ग्लाइकोसिडिक। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता था। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? ऑक्साइड लिंकेज। पहली बात डन, डील डन। दूसरी बात, प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? CONH, मतलब एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज इसे कहते हैं। ठीक है, इस बात को गौर कर लीजिए। ठीक है, एमाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों भैया आ सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या बन रही है यहाँ पर मेरे यार, एक तीसरी चीज ये भी बन रही है कि सारे के सारे जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड मतलब जब बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़ जाएंगे उनको प्रोटीन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कम से कम लिमिट है 100 अल्फा अमीनो एसिड होना चाहिए। तो मार्क माय वर्ड, मैं क्या कह रहा हूं, जिधर आपके पास कम से कम 100 अल्फा अमीनो एसिड है, अगर 100 अल्फा अमीनो एसिड है बॉस, उस पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहेंगे। आपके पास 90 हैं, आपके पास 40 हैं, आपके पास 10 अल्फा अमीनो एसिड जुड़कर कोई पॉलीपेप्टाइड बना है, उसको हम पॉलीमर नहीं कहेंगे। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? जैसे इंसुलिन है, उसमें सिर्फ 51 अल्फा अमीनो एसिड है और वो इकलौता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, ऑल द पॉलीमर्स आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल ऑल द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल। बट ऑल पॉलीपेप्टाइड आर नॉट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि 10 अल्फा अमीनो एसिड को भी हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, बट वो
प्रोटीन नहीं बनता भैया। प्रोटीन होने के लिए कम से कम अल्फा अमीनो एसिड होने चाहिए उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर 100। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं तीसरी बार लिख रहा हूं 2025। आज के लेक्चर का तीसरा 2025 मैंने यहां लिखा है। बोलছো बाबू, तीसरा 2025 मैंने यहां लिखा। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? काफी देर से मैं ही बोल रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है, मैं एकदम रैपिड में जा रहा हूँ यार, मैं चाहता हूँ ना आपका टाइम वेस्ट ना हो। आज बस आपका पहला 20-25 मिनट थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ना यार मुझे 2-3 बच्चों ने कहा ज्वाइन करेंगे, उन्होंने एक नहीं करा, फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। कल से मैं बता रहा हूँ, मैं डॉट 9 बजे शुरू कर दिया करूंगा, 9-9-5 पे शुरू कर देना है। ज्वाइन करो ना करो, ठीक है ना? मेरा काम है बोलना, मेरा काम है समझाना, मैं समझा के निकल लूंगा। 1-1.5 घंटे से ज्यादा ऊपर क्लास नहीं लूंगा। आप सिर्फ मेरी क्लासों को सुनोगे ना, ये कुछ दिन आने वाले दिन, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ट्रस्ट में। चलो 2025 बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं 2025 तीसरी बार लिख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो मैं एकदम ब्रीफ में समझा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, इधर समझा रहा हूँ, ध्यान रखना खाली जगह पे। ये अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं लिंकेज के थ्रू। इस लिंकेज सीक्वेंस, ग्लाइसिन के बाद एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक सीक्वेंस अल्फा अमीनो एसिड का, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक वर्ड है, वर्ड वर्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या है, मेन वर्ड क्या है, सीक्वेंस। हटाओ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या है, मेन वर्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कॉन्फॉर्मेशन। याद करो कॉन्फॉर्मेशन क्या होते थे, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन पर। तो स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड कैसे हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने के बाद। दो तरह का हो सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स हो सकता है, या तो बीटा प्लेटेड हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। याद रखना इन दोनों में ही किस तरह के बॉन्ड होते हैं, ये बहुत जरूरी है याद करना। इनमें होते हैं H बॉन्ड्स होते हैं, इनमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं, और वैंडर वॉल फोर्स होते हैं। तीनों होते हैं, तीनों होते हैं इनको स्टेबल करने के लिए। तो पेपर में अगर आ जाए H बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैंडरवाल, ऑल ऑफ द अबव, बच्चे ना H बॉन्ड लिख के टिक कर देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, सब होते हैं इसके अंदर, एनसीईआरटी पढ़ लेना, सब होते हैं, सब मतलब सब। तो ये चीज है, इनको स्टेबल करने के लिए हर तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं। और बाकी तो है बेसिक ही है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल फोल्डिंग। इसका वर्ड क्या है, ओवरऑल फोल्डिंग। इसका कॉन्फॉर्मेशन, या फिर एक और वर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से एग्जिस्ट करेगी, ये इसका पिक वर्ड है। इसका पिक वर्ड है सीक्वेंस, इसका है ओवरऑल फोल्डिंग। मतलब 2 डिग्री का फोल्डिंग, 15-20 मिनट, 2 डिग्री का फोल्डिंग फर्दर, उसे हम कहते हैं। ये दो तरह का होता है, या तो होता है ग्लोब्यूलर, या तो होता है फाइब्रस। अगली स्लाइड में उसका मतलब लिखवा रखा है। और क्वाटरनरी, ये फोर्थ है। क्वाटरनरी का मतलब, कई बार क्या होता है ना, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन नहीं बनता, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड आपस में मिंगल होते हैं, तब जाकर एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। मतलब तुम सोचो यार, एक ही से बन गया पॉलीपेप्टाइड, नहीं। जैसे मान लो, सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, एक बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक है जिसमें 40 है, और एक है जिसमें 70 है। 40 अल्फा अमीनो एसिड, 70 अल्फा अमीनो एसिड। ये भी अकेले पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है, ये अकेले पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है। दोनों को मिला दोगे तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाएगा। याद रखना, इनको सब यूनिट्स कहते हैं, सब यूनिट्स, और इनका स्पेशियल अरेंजमेंट, ये इसका पिक वर्ड है। तो सबके पिक वर्ड बता दिए। इसका पिक वर्ड सीक्वेंस है। सीक्वेंस आती है आंख बंद करके 1 डिग्री स्ट्रक्चर पे टिक कर देना। कॉन्फॉर्मेशन या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड देख के 2 डिग्री स्ट्रक्चर पे, और ओवरऑल फोल्डिंग पे देख के 3 डिग्री, और स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर पे टिक कर दो। इसके बाद फाइब्रस, नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये तो उसकी कंडीशन है ना, ठीक है। चलो, अब क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन में, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लोब्यूल्स होता है रैंडम। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड हो सकता है। ये इनसॉल्युबल वाटर में है, ये सॉल्युबल वाटर में है, ठीक है ना। ये आता है यहां, मैं लिख रहा हूं चौथा 2025 आज की क्लास का, फोर्थ, मतलब चौथी बार मैं, इंस्टिंक्ट है मेरा, यहां से क्वेश्चन बन रहा है चौथी बार आज के लेक्चर में। 4 क्वेश्चन तो मतलब आप समझ लो बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। केराटिन और मायोसिन। केराटिन होता है कहाँ, हेयर में। मायोसिन कहाँ होता है, मसल्स में। ये होता है फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल। ये इंसुलिन, एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन। भैया एनसीईआरटी में हेमोग्लोबिन है नहीं, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं।
ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं भैया? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है भैया, पेपर में आ जाए, अच्छा हिचक जाए। हेमोग्लोबिन किस तरह का प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर है, फाइब्रस है, दिमाग खराब हो जाए बच्चे का भैया, टीचर नहीं बता पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं चौथी बार 2025 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यार यहाँ एक क्वेश्चन बनता हुआ, मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है भाई। इंसुलिन, एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, एग्जाम्पल से, मतलब चौथा क्वेश्चन एग्जाम्पल से बन रहा है। इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? हर प्रोटीन एक्टिव होता है, जिस तरह की वो कॉइलिंग में होता है ना, उसमें एक्टिव होता है। नेचुरल स्टेट है ये प्रोटीन का, और इस नेचुरल स्टेट को कहते हैं नेटिव स्टेट। और मुझे लग रहा है ये भी पूछा जा सकता है, नेटिव स्टेट। जो भी मैंने स्लाइड बनाई है ना भैया, बहुत सोच समझ के बनाई है, सारी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, सारे स्लाइड के क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं दोबारा बता दूं, आज आपका दिन है सॉल्यूशन करने का और बायोमोलिक्यूल करने का। इन दोनों की स्लाइड आपको मॉर्निंग में मैं सेंड कर दूंगा, या मैं किसी एक बच्चे को सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या जिसको भी चाहिए वो मुझे रात को बता दे। रात को कोई पढ़ने वाला है कि सर इन दोनों की स्लाइड मुझे रात को भेज दो, मैं रात को भेज दूंगा, वरना अदरवाइज मैं ग्रुप में तो कल सुबह करूंगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, इन दोनों की स्लाइड्स में जितनी भी चीजें है ना भाई, रट लेना यार, स्लाइड्स में जो भी पीडीएफ में भेजूंगा, ठीक है ना। कल का टारगेट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टारगेट है। मोटी मछली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, ये दोनों मोटी मछली है भैया। इनके भी मैंने क्वेश्चन आंसर चुन के रखे हैं, स्लाइड बना के रखी है, कल इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो कल मोटी मछली है इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक, और यही सबसे बड़ी मछली होगी। कल की क्लास शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर करके चलना। चलो वापस आते हैं। तो जिस स्टेट में प्रोटीन एक्टिव होता है, काम करता है, उसे हम नेटिव स्टेट कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है जिसमें वो अपनी पोजीशन सब कुछ ठीक रखता है। परंतु अगर कोई पीएच टेम्परेचर में चेंज कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देता है, उसका स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। उसका अपना नेचुरल एक्टिविटी लॉस खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, कोगुलेशन ऑफ मिल्क और बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है। तो विटामिन पे आ जाते हैं अगले पर। विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। भैया ध्यान रखना, फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। जो पानी में सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, इनको लगातार लेते रहना है, लगातार लेते रहना है, क्योंकि नहीं तो यूरिन से, बाथरूम से, वॉश उससे निकल जाएंगे, पसीने से निकल जाएंगे, तो इसलिए इसको लगातार लेते रहना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक B12 है जो ऐसे एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है ना, B12 को छोड़कर। B12 का नाम साइनो कोबाल अमाइन है, और इसको छोड़कर बाकी हम कहीं पे भी किसी भी अदर वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टोर नहीं कर सकते। बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों विटामिन होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। बाकी ए, डी, ई, के ये होते हैं फैट सोल्यूबल। यहां मैंने लिख दिया आज का पांचवा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये है आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिफ्थ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां पे मैंने 5वीं बार 2025 लिखा है, ठीक है ना। इसके अलावा छठी बार मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब आप सोचो 7-8 क्वेश्चन ही बता पाऊंगा। 7-8 क्वेश्चन में मैंने श्योर शॉट दाव खेला है, तो आप खुद समझ लो यार, ठीक है ना। तो ये मेरा छठा क्वेश्चन यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। और क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये नहीं है कि विटामिन ए की क्या बीमारी है भैया, यहां से छठा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। पेपर में बता देगा ज़ीरोफ्थैलेमिया हो रहा है एक बंदे को। ज़ीरोफ्थैलेमिया मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है उस बंदे को। ए, बी, सी, डी, B1, B2 चार ऑप्शन है, बताओ किस विटामिन की डेफिशिएंसी। नए तरह के क्वेश्चन का समय है, समय बदल रहा है, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे भैया, सिंपल सीधी सी बात है। पूछना ए भैया, ए की कौन सी, ए से क्या हो रहा, ना 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 ना, ज़ीरोफ्थैलेमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, बेरी बेरी किस विटामिन डेफिशिएंसी हो रहा है, B1 की। और तैयार रहो, अगर पेपर टफ बनेगा तो चार ऑप्शन ऐसे आएंगे, रेटिनॉल, थायामिन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन। तो तैयार रहना, अगर पेपर टफ आएगा तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, और B1 का नाम थायामिन है। आज रात को सोने से पहले सॉल्यूशन और बायोमोलिक्यूल पी के सोना है, समझ लो मेरी बात। और अगर लग रहा है किसी को यार आज सुबह उठे हो, टायर्ड हो, दोपहर को नहीं सोए, गधापन कर दिया तुमने, कोई बात नहीं, आज जल्दी सो जाना। नींद बहुत जरूरी है, 7 घंटे की रोज रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री के पेपर में भी है। नींद लो, पानी पियो, ठीक है ना, और जल्दी सो जाओ, सुबह उठ जाना 6 बजे। और इनको कोशिश करना 10 AM से पहले पहले पेंडिंग काम खत्म कर देना। भाई स्केड्यूल से चलोगे ना तो दूर तक चलोगे। तुम्हारा ये पहला साल है 12th क्लास में,
मैं 12 × 12 12 बार पढ़ा चुका हूँ, 12 से ज्यादा 14 बार 15 बार पढ़ा चुका हूँ, तो ये महाकुंभ से भी ज्यादा हो गया, 144 वो हो गया। तो मैं तो भैया 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर तुम स्केड्यूल को फॉलो करोगे तो लंबा चलोगे। आप कहोगे सर पूरे दिन में बस 2 ही चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर तो मैंने कर लिए हैं, कितनी कितनी बार कर लिए हैं 2 चैप्टर पहली बार, कई बच्चे आप में से ऐसे हैं, नो डाउट। भैया उनको दोबारा पढ़ो। दोबारा कैसे पढ़े? दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो, दोबारा मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन दोबारा देखो। अगर एक दिन में 2 चैप्टर लिखा है तो 2 ही पढ़ना है, पर एकदम कंचा पीस करके पढ़ना है भाई। पढ़ना और तीसरी जगह कहीं से नहीं है। देखो, मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे नोट्स मैं तो सबसे ऊपर रखता हूँ, पर अगर मान लो आप नोट्स नहीं पढ़ते ना, तो भैया मेरे नोट्स नहीं, आप किसी के नोट्स मत पढ़ना, कोई कोचिंग वोचिंग के। आपको पढ़ना विश्वास सिर्फ एनसीईआरटी पे है, और जो मैंने आपको मॉड्यूल भेजा है उसमें पिछले 15-20 साल के कोई देखेगा ना, सर 2001 का एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, सर तब तो एमसीक्यू का क्वेश्चन ही नहीं आता था। अरे बेवकूफो, वो क्वेश्चन थियरी का है, मैंने उसका एमसीक्यू बना के उसको बनाया है, इतनी मेहनत है, उसका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाया है मैंने, फ्रेम करा है। सर 2010 में तो एमसीक्यू नहीं आता था, 2010 का नॉर्मल क्वेश्चन है, उसका एमसीक्यू बना के फ्रेम करा है लेटेस्ट के लिए। तो भैया इनसे बढ़िया ना दुनिया में और कुछ नहीं है अभी, एनसीईआरटी और मॉड्यूल। मैं कहूंगा भैया हर चैप्टर की जिसने ये कर ली ना, वो 100 नंबर की तैयारी नहीं कर रहा, वो 110 नंबर की तैयारी कर रहा है, बस इतना ही बोलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, राइबोफ्लेविन केलियोसिस मतलब होता है फिशरिंग ऑफ माउथ कॉर्नर, ये मत करना जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से कन्वल्जन्स, डर्मेटाइटिस मत करना, कन्वल्जन मत, कन्वल्जन्स मतलब होता है दौरे पड़ना, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी से होता है विटामिन B6। पर्नीशियस एनीमिया, ये तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है, पीछे भी लिख चुका हूं मैं इस पे 2025 ऑलरेडी। बाकी स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, विटामिन सी, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया, याद रखना दोनों सेम है, दोनों ही क्या है, दोनों का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का कमजोर होना। बच्चों में होता है तो रिकेट, बड़ों में होता है तो ऑस्टोमलेशिया। वाह क्या बात बताइए, ध्यान से सुनो। विटामिन डी अर्गो कैल्सिफेरॉल इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है। मिल्क में मिलता है, धूप में मिलता है भैया, ये दोनों में सॉफ्टनिंग ऑफ बोन करवाता है, हड्डियां कमजोर कर देता है। बच्चों की हड्डी कमजोर होता है तो रिकेट होता है, बड़ों की हड्डी कमजोर होती है उस बीमारी का नाम ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी विटामिन ई की कमी से होता है स्टेरिलिटी मतलब इनफेजालिटी, कमजोर मस्कुलर वीकनेस भी हो सकता है इससे। बाकी विटामिन के से आपको हेमरेज कंडीशंस आ जाती हैं। एच आपको नहीं पढ़ना, एच आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। सबके सोर्सेज भी पढ़ लेना। एक बात बताऊं, सबके सोर्सेज में मिल्क तो भैया कॉमन आता है, मिल्क बस एक विटामिन सी में नहीं होता, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं, उसमें बस विटामिन सी खट्टा नहीं होता, बाकी सब होता है। इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें आऊंगा उससे पहले ये समझा देता हूँ। ये फिगर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना आसान आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं मैं। ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। नाइट्रोजीनियस बेस अगर कार्बन वाले शुगर से जुड़ जाए, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से अगर जुड़ जाए, फर्स्ट कार्बन से अगर जुड़ जाए, इसे हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट कार्बन से 1 डैश 2 डैश, अगर 3 डैश से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब पेंटोज शुगर को बेस के साथ जोड़ दूं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड इसी में या तो एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं तो वो 3 का ग्रुप बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहां से बच्चों हम क्या समझ पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में था पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन में था पॉलीपेप्टाइड, और इधर है इधर क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। मतलब पहले स्लाइड पे लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट में था पॉलीसेकेराइड, जो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। दूसरा प्रोटीन किससे जुड़े थे, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड है, जो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ऑक्साइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, एमाइड लिंकेज होता है।
CONH लिंकेज होता है, ये O लिंकेज होता है, और तीसरा क्या है बॉस? तीसरा है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या है भाई साहब? न्यूक्लिक एसिड में है पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? बहुत सारे फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज में से मैं 7वीं बार आज लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है। इस चैप्टर में से 7 क्वेश्चन बताए यार, 7 में से तो यार 2-3 आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। ये लिंकेज का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बॉस, यहाँ से तो आ ही रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये देख लो, यहाँ पे मैंने बता दिया है कितना आसान तरीके से ये पहले कार्बन से जुड़ता है, उसके 5वें कार्बन से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है, इधर ये मैंने इधर गलती से 3 लिख दिया, सॉरी, 5th कार्बन से जुड़ता है इधर। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैपनिंग क्वेश्चन है यहाँ से, कि यार डीएनए और आरएनए का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग है भाई। देखो, डीएनए को तोड़ोगे या आरएनए को तोड़ोगे, सबसे पहले मिलेगा, डीएनए को तोड़ोगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा एक शुगर। इसमें शुगर कौन सा है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें कौन है? राइबोज शुगर। एक चीज तो ये पक्की मिलेगी मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड इसमें भी है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें भी है, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक NB नाइट्रोजीनियस बेस होगा, इसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन में पहले से दे दूं कि मेरे पास एक ऐसा डीएनए है जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस मान लो एडेनिन है, गुआनिन है, तो बताओ उसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होंगे? अरे भैया तुमने ये अगर बता दिया तो एक उसमें से डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा और एक फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, बात खत्म सर। मैंने बता दिया भाई मेरे आरएनए में ये चीज है, तो बाकी क्या मिलेगा उसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बताओ। ये बड़ा हैपनिंग क्वेश्चन है भाई, उसमें मिलेगा राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, दोनों में यही मिलता है। ये आपको ध्यान करके चलना है। एक और बात ध्यान करके चलनी है, यूरासिल होता है, सिर्फ यूरासिल किस में होता है? ओनली इन आरएनए, ओनली आरएनए में होता है, और उसकी जगह थाइमिन होता है डीएनए में। एक और बात याद करके चलना है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो ए हमेशा टी के साथ, ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं, 8वीं बार 2025 लिख रहा हूं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग मतलब खास बेस की पेयरिंग। ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बनेगा भैया। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, ए टी के साथ 2 और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। इससे पता लगता है ये दोनों चेन सेम नहीं है। जो 2 स्ट्रैंड्स है ना डीएनए के स्ट्रक्चर के, अगर सेम होते तो ए के सामने तो ए ही होता ना बेटा लाल, बट ए के सामने ए नहीं है, ए के सामने टी है, और जी के सामने जी नहीं है, जी के सामने सी है। तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक्सप्लेन। भाई आइडेंटिकल होते तो ए के सामने ए होता ना, जी के सामने जी होता नहीं, ए के सामने टी होता है, जी के सामने सी होता है, ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इतनी बात गांठ में बांध लो, इसे कहते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और ये दो चेन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हेल्प करना, ठीक है ना। डिफरेंस में देख लो, एडेनिन गुआनिन इधर है, इधर ये तीनों है, उसमें बस थायमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ध्यान से, ये एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि डीएनए में ए जी ए, एक कोड है डीएनए में ए जी ए सी टी, ए जी सी टी, ऐसा कोड है, और इसको आरएनए में कन्वर्ट करना है। आरएनए के कौन से कोड है? 4 कोड दे दिए। तो जो आरएनए का कोड होगा ना, मैं बताता हूँ, ए रहेगा सेम, जी रहेगा सेम, ए रहेगा सेम, सी रहेगा, देखो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, बट टी की जगह आ जाएगा यू। फिर आएगा दोबारा ए जी सी टी लिखा है ना, फिर ए जी सी यू,
तो जहां जहां थायमिन होगा वहां वहां यूरेसिल आ जाएगा। छोटा कोड भी लिख सकता है वो, AGCT ऐसे लिख देगा। बताओ 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा आरएनए का होगा? तो AGCU होगा, या TGAC लिख देगा, तो जहां पे भी T है उसकी जगह U आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। और इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। देखो मैंने एकदम टाइम नहीं बर्बाद किया बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी है